Hello everyone, this is the lecture about Visual Basic in Applications, जिसको हम शॉर्ट में VBA बोलते हैं। और ये जो VBA है, ये हमारे पास एक मॉड्यूल है जो कि एक्सेल में होता है। और एक्सेल के मॉड्यूल में हम कोई भी हमारा जो कोड है या कोई प्रोग्राम है या कोई फंक्शन है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो मॉड्यूल के अंदर हम किसी फंक्शंस को लिखते हैं या मॉड्यूल में हम किसी मैक्रोज को वहाँ पे लिखते हैं। तो फंक्शंस हमारे पास कोई फार्मूला हो सकता है, जैसे कि हमारे पास स्क्वायर रूट को निकालने का एक हमारे पास SQRT फंक्शन होता है, लेकिन वो इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो उसी तरह से हम अपने फंक्शन भी एक्सेल में बना सकते हैं। और वो जो फंक्शन है वो हम एक मॉड्यूल के अंदर लिखते हैं और उस फंक्शन से हम जो है कोई चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं या कोई काम हम वहाँ पे कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक मैक्रोस हमारे पास एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को हम अगेन दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एक मैक्रोज लिखा, तो वो मैक्रोज हमारे काम जो है दोबारा आ जाता है, हम सेम प्रोसीजर जो है दूसरे काम के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास विजुअल बेसिक इन एप्लीकेशंस है, वो हम किसी एक्सेल सेल में डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कोई फार्मूला जो है इनबिल्ट फार्मूला या इनबिल्ट फंक्शन हम जो यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम फंक्शंस को भी एक्सेल के सेल्स में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो हम फंक्शन मॉड्यूल किस तरह से बनाते हैं, तो विजुअल बेसिक इन एप्लीकेशंस में फंक्शन मॉड्यूल हम किस तरह से तैयार करेंगे। हमारे पास एक शॉर्टकट की है, हम अल्ट और F11 प्रेस करें और ये कि हमने एक्सेल खोला हो। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के बाद हम अल्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे। फिर हमारे पास जो विंडो खुलेगी, हमने ऊपर जो है इंसर्ट मॉड्यूल पे जाना है और वहाँ पे हमें एक ब्लैंक मॉड्यूल वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। हम इसको करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया, एक्सेल ओपन किया, तो एक्सेल ओपन हमारे पास हो गया। तो हमने अल्ट प्लस F11 प्रेस करना है। तो अल्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे ये मॉड्यूल हमारे पास जो ओपन हो गया। और फिर हमने इंसर्ट में जाके मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक लिखने के लिए हमारे पास जो विंडो खुल जाएगी और इस विंडो में हम जो है प्रोग्राम अपना जो है लिख सकते हैं। तो यही प्रोसीजर यहाँ पे बताया हुआ है। और ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमने किसी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है एक्सेल का। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम है हमारे पास सर्कल एरिया और ब्रैकेट में हम रेडियस ले रहे हैं। तो इनपुट में हम रेडियस लेंगे, तो रेडियस एज डबल, तो उसको हम डबल लेंगे। तो जो हमारे पास सर्कल का एरिया आएगा वो भी हमारे पास एज ए डबल आएगा। डबल मतलब कि डेसिमल विद लार्ज कैपेसिटी। तो इस तरह से हम फंक्शन बनाएंगे और हमें पता है कि सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर हमारे पास होता है। तो पाई की वैल्यू है, रेडियस है, रेडियस है। तो इस तरह से फंक्शन जो है हमारे पास, इसको फंक्शन को हम जो है इस मॉड्यूल में लिखेंगे जो हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो जब हम इसमें इसको लिखेंगे और साथ में हम यहाँ पे जो एक्सेल की विंडो है वो भी यहाँ पे खोल देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस सेल में अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, सर्कल एरिया, सर्कल एरिया और ब्रैकेट में मैं रेडियस दे दूंगा। तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 3 है उसका मैंने एरिया निकालना है। तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये सर्कल का एरिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन ये आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सर्कल एरिया फंक्शन है उसको बनाया हुआ है। तो इस सर्कल एरिया फंक्शन हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगेन मान लो हमने डिफरेंट रेडियस के लिए सर्कल का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू सर्कल एरिया
तो इक्वल टू सर्कल एरिया, और यहाँ पे जैसे मैं 10 डाल देता हूँ, तो अब मैंने रेडियस जो है 10 लिया, तो ये हमारे पास जो है 10 डाल के सर्कल का एरिया आ गया, और ये हमारे पास 3 डाल के सर्कल का एरिया आ गया। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। इस फाइल को हम सेव करें, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ एरिया करके। तो एरिया करके मैं इसको नाम दे दिया और सेव कर लिया। तो अब यहाँ पे मैं कहीं भी किसी भी सेल में रेडियस आर लेके, आर की वैल्यू कुछ भी लेके, जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट ली, तो सर्कल का एरिया इस फंक्शन से निकाल देता हूँ। कमांड हमारे पास क्या रहेगी, जो मैंने फंक्शन का नाम दिया हुआ है, सर्कल एरिया इंटू 6। 6 में यहाँ पे रेडियस दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से किसी भी रेडियस की वैल्यू के लिए हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट एरिया हम सर्कल का निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई फंक्शन और भी बना सकते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर रूट भी हमारे पास एक फंक्शन होता है। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, SQRT ऑफ 625। तो ये हमारे पास जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 25 इसका स्क्वायर रूट ऑफ 625, हमारे पास जो 25 यहाँ पे आपका आ जाता है। तो ये SQRT ब्रैकेट में हम इनपुट दे रहे हैं 625। तो ये एक एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन है, लेकिन जो हमने यहाँ पे सर्कल एरिया 6 किया, इस फंक्शन को हमने मॉड्यूल में जाके यहाँ पे खुद बनाया। तो ऐसे हम खुद बना के भी इसमें फंक्शन जो है डाल सकते हैं, जो हमारे पास फंक्शन मॉड्यूल रहता है। एक इसी तरह से हम यहाँ पे जैसे एक नया मॉड्यूल यहाँ पे लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैं इसको वहाँ पे डालता हूँ। तो ये मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, C2F। तो फंक्शन इज C2F, और फॉर्मूला हमारे पास सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का क्या होता है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे बना रहे हैं, और इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो कहीं पे भी किसी भी सेल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, इक्वल टू हमने जूल लगाना है, तो हमारे फंक्शन का नाम है C2F। तो C2F, और जैसे हमें पता है कि सेल्सियस में हमारे पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम हमारे पास वो 98.6 यहाँ पे हमारे पास जो आ जाता है। तो इस तरह से हम कोई भी जो प्रोग्राम है, वो अपना कोई फंक्शन अपना बना सकते हैं या प्रोग्राम बना सकते हैं, और उसको हम एक्सेल में शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही प्रोग्राम जो है कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट, जैसे हमने 54 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास 129.2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ मैक्रो। होता है मैक्रो, हमारे पास क्या होता है, मैक्रो एक्सेल में एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास रहती है, जिसको कि हम विजुअल बेसिक और एप्लीकेशंस में लिखते हैं, VBA में लिखते हैं, और उससे हम जो है ऑटोमेटिकली जो है रिपीटिव टास्क करवाते हैं, कि रिपीटेशन में हमने बार बार कोई काम करवाना है, तो हम मैक्रो के थ्रू उसको जो है करवा सकते हैं। तो मैनुअली करने के बजाय कई बार हम क्या करते हैं कि फॉर्मेटिंग करनी है हमने, या कैलकुलेशन करनी है, या डाटा एंट्री करनी है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर मैक्रो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसको रन करते हैं जहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेम मैक्रो जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको हम जो है एक तरह से दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉर्ड का मतलब कि हम उसकी एक कॉपी बना लेते हैं, और उस कॉपी का यूज़ या उस रिकॉर्डिंग का यूज़ हम जो है अगेन सेम रिपीटिव टास्क के लिए वहाँ पे करते हैं। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे करते हैं, तो क्रिएट मार्क मैक्रो हमने किस तरह से करना है, वो हम यहाँ पे
जो है देखेंगे। तो उससे पहले ये कई बार ये जो हमारे पास मैक्रो बटन है, ये हमारे पास यहाँ पे हमें मिलता नहीं है। एक तो शॉर्ट ट्रिक का मैंने बताया अल्ट प्लस F11, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर बटन हमारे पास दिख रहे हैं, ये हमारे पास यहीं पे हमें अवेलेबल मिल जाते हैं हमें कई बार देखने में। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे डेवलपर टैब हमारे पास होती है। तो डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक, जिसमें हम लिखते हैं कोड को, और यहाँ पे जो हम मैक्रोस बनाते हैं, ये दोनों ही हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और यहाँ से हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। तो कई बार ये बटन हमारे पास होते नहीं है, तो हम इनको कैसे अपने एक्सेल में डाल सकते हैं? तो बताइए, यहाँ पे हमने फाइल में जाना है, जो ऊपर यहाँ पे फाइल है, फाइल में जाके हमने मोर पे क्लिक करना है, मोर पे जाके ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज रिबन में हमने क्लिक करना है। कस्टमाइज रिबन में ये कई बार ये जो डेवलपर बटन है, ये हमारे पास जो है टिक नहीं होता। तो डेवलपर बटन अगर हमारे पास टिक नहीं होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेवलपर यहाँ पे है नहीं। तो डेवलपर नहीं होगा तो मैक्रोज भी और इंसर्ट मॉड्यूल का ऑप्शन भी हमारे पास नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो हमें हमारे पास यहाँ पे डेवलपर टैब जो है होनी चाहिए। तो डेवलपर टैब को यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, वही प्रोसीजर, फाइल पे जाके, मोर पे जाके, ऑप्शन पे जाके, और फिर कस्टमाइज रिबन पे जाके, यहाँ पे जो डेवलपर टैब है इसको हमने टिक करना है, ओके करना है। तो यहाँ पे डेवलपर टैब हमारे पास जो है यहाँ पे अपीयर हो जाती है। फिर हमने अगर इंसर्ट मॉड्यूल का यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी कोड यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कोड हमने बनाया हुआ है, तो ये कोड के थ्रू हम जो है यहाँ पे आगे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट बी यू आई हम यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं। तो ये यहाँ पे मैं फंक्शन बना देता हूँ, सब्जेक्ट बी यू आई। तो ये यहाँ पे जिस तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया, मैं क्लिक एंटर मारूंगा तो यहाँ पे एंड सब्जेक्ट। तो जो फंक्शन मैंने सब्जेक्ट नाम से यहाँ पे बनाया SUV, वो बनाया BUI। और ये BUI फंक्शन हमारे पास क्या काम करेगा कि किसी सेल के जो टेक्स्ट या कोई नंबर हमने किसी सेल में रखा हुआ है, उसको बोल्ड भी करेगा, उसको अंडरलाइन भी करेगा, उसको इटैलिक भी करेगा, इकट्ठा ही एक साथ में। तो इस फंक्शन को हम किस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेक्शन डॉट बोल्ड और डॉट फॉन्ट फॉन्ट डॉट बोल्ड। तो यहाँ पे फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ये सिंगल लाइन डाली, और ये हमारे पास यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि माई कंट्री इज इंडिया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बोल्ड करूँ। तो जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फॉन्ट को बोल्ड करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा हमारे पास। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इटैलिक भी हो जाए, तो इस कोड में मैं साथ में एक और लाइन यहाँ पे एंटर करूंगा, सेम लाइन, इसको मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको इटैलिक लिख दूंगा। तो इसका मतलब कि जो टेक्स्ट हम यहाँ पे सेल हमने सेलेक्ट किया है, उस सेल को हम बोल्ड भी करना चाहते हैं, उसको हम इटैलिक भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रन बटन में जैसे ही क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ये बोल्ड भी हो जाएगा, इटैलिक भी हो जाएगा। और फिर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अंडरलाइन भी रखूँ, तो ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, और इसको अंडरलाइन यहाँ पे लिख दूंगा, और फिर मैं इसको रन करूँगा तो ये अंडरलाइन भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। तो इस कोड को मैं तीनों ही चीज़ के लिए इकट्ठा यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लो इस सेल के लिए भी मैंने यही काम करना है कि ये सेल भी आपका बोल्ड भी हो जाए, इटैलिक भी हो जाए, और अंडरलाइन भी हो जाए।
तो सेम कोड मैं यहाँ पे रन करूँगा तो देखो तीनों चीज़ें इकट्ठी ही हमारे पास यहाँ पे हो जाती है। तो इस मॉड्यूल जो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल बनाया या कोड बनाया इसको मैं सेव रख सकता हूँ और इसको बहुत जगह यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और इस काम के लिए मैं सिंपल एक बटन भी बना सकता हूँ। ज़रूरी कि यहाँ पे क्लिक करके मैं इस कोड को ओपन करूँ और इसका रन बटन का यूज़ करूँ। मैं इसके लिए एक कोड भी यहाँ पे सॉरी एक बटन भी यहाँ पे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल वाली विंडो है और ये हमारे पास एक्सेल वाली विंडो है। एक्सेल वाली विंडो पे हमने यहाँ पे इंसर्ट में जाना है। तो इंसर्ट में यहाँ पे बटन पे हमने क्लिक करना है। तो बटन हम कहीं भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ, ये मैंने बटन बना दिया। और ये बटन मैंने किसका बनाया? ये बनाया मैंने BUI का, मतलब कि बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक के लिए। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे बटन बन गया। अब मैं कहीं पे भी कुछ भी लिखता हूँ, उसको मैंने अंडरलाइन भी करना है, बोल्ड भी करना है और इटैलिक भी करना है, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा और तीनों ही काम हमारे पास यहाँ पे इकट्ठे हो जाएँगे। तो यहाँ पे भी मैं कुछ भी लिखूँगा, तो वो भी मैंने बोल्ड, इटैलिक करना है, तो यहाँ बटन के थ्रू ही मैं डायरेक्टली इसको कर सकता हूँ। तो जो रिपीटिव टास्क हैं, वो हम यहाँ पे ईज़िली इस तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए मैक्रो हमारे पास क्या होता है, मैक्रो एक्सेल का एक फीचर है, जिसमें कि हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को रिकॉर्ड करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट पे, और उस टास्क जो हमने एक पर्टिकुलर शीट पे उसको किया हुआ है, उसको हम डिफरेंट शीट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक तरह का काम है, वो हमने एक शीट पे अगर अप्लाई किया, तो बाकी शीट्स में भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास हमने एक ही लाइन में राहुल मंडी 32 लिखा हुआ है, सीमा कुल्लू 45 लिखा हुआ है, रोशन चंबा 12 लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि हमने ऐसा नहीं देखा कि ये पहले कॉलम है, दूसरे कॉलम में, मैंने सीक्वेंस में लिखा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अलग-अलग कॉलम में इनको लिखूँ, राहुल नेम है और मंडी प्लेस है और 32 एज है। तो मैं इसको अलग-अलग कॉलम में इसको लिखना है, तो ऐसा नहीं कि मैं इनको कट पेस्ट करूँगा और इनको अलग-अलग लिखूँगा। तो एक सिंपल तरीके से मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, तो इसको हम देखेंगे एक्सेल में करके किस तरह से हम इसको। तो यहाँ पे जैसे ये मैंने बताया कि मैंने एक ही लाइन में ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो राम और ये हमने यहाँ पे मंडी 34, श्याम सुंदरनगर 24, राजू बिलासपुर 34। तो मैंने अगर अलग-अलग कॉलम में इनको डालना है, जैसे नाम इस कॉलम में आए, प्लेस इस कॉलम में आए और एज इस कॉलम में आए, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे जाके यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे स्पेस डालूँगा। तो स्पेस डालने से हमारे पास ये जो नाम है, ये हमारे पास जो है अलग-अलग आ जाएँगे। लेकिन यहाँ पे ये नाम हमें सुंदरनगर इकट्ठा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको सेपरेट कंसीडर करेगा। तो इस केस में यहाँ पे जैसे मैंने इसको इस पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर मैंने स्पेस पे किया, नेक्स्ट किया और फिनिश किया। तो यहाँ पे ये जो नाम है ये सारे हमारे पास यहाँ पे अलग-अलग हो जाए। फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम और यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे, लेकिन ये करने से पहले हमें जो है रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना पड़ेगा। जो हमने यहाँ पे सीक्वेंस में नाम लिख दिए लेकिन अलग-अलग कॉलम में नहीं थे, तो वहीं पे हमने यहाँ पे इसको जो है रिकॉर्ड मैक्रो में इसको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे मैक्रो 1 2 3 में इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये मैक्रो जो हम काम कर रहे हैं इसमें ये काम जो है रिकॉर्ड हो रहा है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ और होम बटन में जाके अ, यहाँ पे अ, इस तरह से अ, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाटा पे जाता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे करता हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट और फिनिश करता हूँ, तो यहाँ पे अ, हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे अलग-अलग वे में डाटा अरेंज हो गया है। लेकिन इस तरह से मैं एक पूरी फाइल भी बना सकता हूँ डिफरेंट नाम से। तो जैसे मैं यहाँ पे मान लो आगे और नाम भी डालता हूँ और उनका भी यही डिटेल इस तरह से यहाँ पे डालता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एज अलग-अलग लिख देता हूँ इनकी। जैसे यहाँ पे मैंने 56 और यहाँ पे मैंने 60 जैसे इस तरह से लिख दी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस कॉलम पे एक कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये कंडीशन हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यहाँ पे लगेगी। तो मैं बोल देता हूँ कि जिनकी जो एज है वो हमारे पास 35 से कम है। अ, तो यहाँ पे ये कंडीशन लगाता हूँ, तो यहाँ पे 35 से कम जिनकी एज है वो यहाँ पे हमारे पास जो है अपीयर हो जाएंगे। तो ये इस तरह से ये हमारे पास इसको मैंने सेव कर लिया और सेव करने के बाद जो मैक्रोस हमने स्टार्ट किया था मैं उसको जो है यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो डेवलपर टैब में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक शीट और यहाँ पे जनरेट करता हूँ, एक तैयार करता हूँ उससे और इसमें भी वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रमेश मंडी और 35 यहाँ पे हितेश और कुल्लू 24 और यहाँ पे कोई भी नाम हम यहाँ पे जैसे राजू और मुन्ना 56। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस पे मैक्रो 1 2 3 यूज़ करता हूँ। तो इस पे वही जो मैक्रो है उनको मैं यहाँ पे यूज़ करूँ। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सेम मैक्रो जैसे रमेश हितेश राजू है वो पिछले से यहाँ पे ऑटोमेटिकली अरेंज भी हो गए और जो कंडीशन हमने लगाई थी कि जिनका एज जो है 35 से कम है वो भी आपके यहाँ पे हाईलाइटेड हो गए। लेकिन ये नाम हमारे पास जो है यहाँ पे अगेन उसी तरह से हमारे पास रिपीट आ गए जैसे सीट 2 में हमारे पास थे। तो सेम रिपीटिव टास्क हमने जो है मैक्रो के थ्रू यहाँ पे कर दिया।